Hello everyone. Today we are going to discuss our new topic of chapter 5th Theory of Demand. कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, जिसमें हमने फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिस्कस किए थे इंडिविजुअल डिमांड के, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और शेड्यूल्स डिस्कस किए थे. आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द मार्केट डिमांड. हमने जो फैक्टर्स या फंक्शन हमने डिस्कस किया था वो फंक्शन आपका इंडिविजुअल डिमांड से रिलेटेड था, जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड किन किन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है वो हमने पढ़ा. जिसमें हमने देखा था डिमांड फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन प्राइस ऑफ ओन गुड. यहाँ पे हम एक्स कमोडिटी को गुड अज्यूम कर रहे हैं, सो पी एक्स. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स. देन इनकम पोर्शन, देन आफ्टर दैट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड लास्ट वन इज एक्सपेक्टेशंस. ये हमारा फंक्शन है जो मार्केट डिमांड में दो पार्ट्स और हम ऐड करेंगे सेम फंक्शन में. ये इंडिविजुअल का फंक्शन हो गया. मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग दो फैक्टर्स और हैं जो इसमें ऐड हो जाएंगे. डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू फंक्शन प्राइस ऑफ गुड एक्स, then price of related goods, income of the consumer, taste and preference and expectations. जब हम इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ पीपल का पोर्शन नहीं रहेगा क्योंकि हम एक पर्टिकुलर कस्टमर की बात कर रहे हैं. पर जब हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो उस केस में यहाँ पे एक नई टर्म ऐड हो जाएगी n, मीन्स नंबर ऑफ पीपल और पॉपुलेशन साइज. लास्ट ऐड हो जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ये टू पार्ट्स हमारे न्यू फैक्टर्स होंगे जो मार्केट डिमांड को डिटरमाइन करते हैं. सो इनको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं. पी एक्स मीन्स प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी. हमने यहाँ पे एक्स अज्यूम किया, इसे आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं. प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था टी एंड कॉफ़ी का. इस तरह के जितने भी गुड्स रिलेटेड हैं एक के प्राइस का इफेक्ट दूसरे पे जाता है. वाई मीन्स इनकम ऑफ कंज्यूमर. इनकम ऑफ कंज्यूमर. इनकम ऑफ कंज्यूमर में टू टाइप्स की गुड्स आ जाएंगी हमारे. नॉर्मल गुड्स पे क्या इफेक्ट होगा, इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होने का. और इन्फीरियर गुड्स पे क्या इफेक्ट होगा. इन्फीरियर जो लो क्वालिटी गुड्स होती है, नॉर्मल गुड्स रूटीन में हम यूज़ करते हैं. बेटर क्वालिटी गुड्स होती है. देन आफ्टर दिस टी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर. ये किन चीज़ों को कंज्यूमर परचेज करना चाहता है. देन एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर. फ्यूचर में कौन से चेंजेस होंगे. फ्यूचर में प्राइस पे जो भी इम्पेक्ट आने वाला है अगर हम अज्यूम करते हैं तो उसके बेसिस पे प्रेजेंट की डिमांड चेंज हो जाती है. सो इसी में हमें टू नए पॉइंट्स इसमें ऐड हुए हैं. एन मीन्स नंबर ऑफ पर्सन्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं पॉपुलेशन साइज. बिकॉज जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज होंगे उतनी ही ज़्यादा डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी. तो मार्केट डिमांड को ये इफेक्ट करता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंडिया का सबसे मेन इशू है, बिकॉज इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का वो अनइक्वल है. पुअर सेक्टर जो है और ज़्यादा पुअर हो गया है और रिच सेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है. इट मीन्स उनके बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है. तो अगर वो डिक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर वो इंक्रीज होता रहेगा तो सोसाइटी का मैक्सिमम पोर्शन ऐसा होगा जो डिमांड क्रिएट ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज उनकी इनकम बहुत ही लो होगी. तो ये दो नए पॉइंट्स हैं जो मार्केट डिमांड में ऐड हो जाएंगे. अब इसको हम एक प्रॉपर फंक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं इनके. कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके थे, हम सिर्फ टू न्यू पॉइंट्स को यहाँ पे डालेंगे. फर्स्ट वन इज एन. इसमें हम साइज
के बारे में बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन का कितना साइज है, उसका क्या इम्पेक्ट आ रहा है। पॉपुलेशन साइज, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1000 कस्टमर्स हैं और वो 10,000 यूनिट्स की डिमांड करते हैं, तो इसी केस में अगर 1000 हमारे कंज्यूमर्स कन्वर्ट हो जाते हैं 5000 में, सो ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड भी नियर अबाउट 50,000 हो जाएगी। सो इट मीन्स डिमांड क्या हुई, इंक्रीज। पॉपुलेशन साइज के चेंज होने से डिमांड पे भी इफेक्ट हो गया। सो इसी तरीके से पॉपुलेशन साइज का डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है डिमांड की इंक्रीज या डिक्रीज हो जाने पे। तो जब भी हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है जो मार्केट डिमांड को इम्पैक्ट करता है। और इसी वे में अगर इसको हम रिवर्स में लेते हैं, अगर आपकी पॉपुलेशन 1000 से हो जाती है 500, डेथ रेट इंक्रीज हो जाता है, माइग्रेशंस बढ़ जाते हैं और 500 पीपल वहाँ पे हैं, तो यही डिमांड आपकी डिक्रीज होके हो सकता है 5000 पे पहुँच जाए। सो इट मीन्स पॉपुलेशन का चेंज डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है आपकी मार्केट डिमांड को, क्योंकि यही लोग हैं जो डिमांड क्रिएट करते हैं और नंबर ऑफ पीपल कम या ज़्यादा होने से डायरेक्टली आपकी डिमांड भी अफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दो पोर्शंस हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के, एक है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और एक है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपकी जो इनकम है वो अनइक्वली डिवाइड होती है तो पुअर और रिच के बीच में जो डिफरेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा, वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पुअर सेक्टर की जो एबिलिटी है, या हम बोल सकते हैं जो उनकी परचेजिंग पावर है, वो परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। सो जिस केस में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सोसाइटी का मैक्सिमम पोर्शन अराउंड 80% पोर्शन हम बोल सकते हैं पुअर सेक्टर का पार्ट है, मिडिल फैमिलीज हैं। तो अगर इन्हीं की परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो ये 80% लोग किस पे इफेक्ट डाल देंगे, डिमांड को डिक्रीज करेंगे, बिकॉज जब इनकम ही नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली ये डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते। सो इस केस में मैक्सिमम लोगों की डिमांड कम होगी और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जाएगा आपकी ओवरऑल डिमांड पे और मार्केट डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। बट इसी केस में अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने से पुअर और रिच एग्जैक्टली इक्वल नहीं पर दोनों अपलिफ्ट हो सकते हैं इक्वल लेवल तक। सो उस केस में दोनों डिमांड को क्रिएट करेंगे, रिच भी और पुअर भी, और जब दोनों सेक्टर्स या ओवरऑल इकोनॉमी सभी लोग सिटीजन्स डिमांड को क्रिएट करेंगे तो ओवरऑल हमारी जो मार्केट डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का सेम पॉपुलेशन साइज की तरह ही इम्पैक्ट है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली डिमांड कम करोगे, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप उसको डिमांड के साथ अटैच कर लोगे। सो इसीलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना इंपॉर्टेंट है इन केस अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमी डेवलप हो, जीडीपी ग्रोथ हो, नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो। सो उसके लिए हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना चाहिए। अब आते हैं हमारे पास आज का नेक्स्ट पॉइंट, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व में हम दो चीजों को शो करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जिसमें हम ये शो करेंगे इनवर्स रिलेशनशिप, और जब भी किन्हीं दो गुड्स के बीच में या किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो उनका स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं कि आपकी जो डिमांड है और जो हमारा प्राइस है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप इनवर्स है। अब जैसे ही इनवर्स रिलेशनशिप की हम बात करते हैं
सो इससे क्लियर हो जाता है कि स्लोप कैसा रहने वाला है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि जब भी डिमांड कर्व नॉर्मली डाउनवर्ड स्लोप करती है वो यही इंडिकेट कर रही है दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, एंड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज एस्टिमेटेड एज माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू. Minus sign indicates inverse relationship between price and demand of the commodity. ये inverse relationship को show कर रहा है. Now delta P, delta means change, P is price, so change in price, and delta Q means change in quantity demanded. सो इस वे में हम स्लोप को शो करेंगे. अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम स्लोप प्रिपेयर करते हैं जो ये इंडिकेट करता है कि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, स्ट्रेट डिमांड कर्व होगी डी जो यहाँ पे बनेगी. तो अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू समझाते हैं, ये ओ एक्स एक्सिस है जहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड को शो करेंगे, ये हमारा ओ वाई एक्सिस है जहाँ पे हम प्राइस को शो करेंगे. अब इसके ऊपर अगर हम एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनाते हैं, जनरली जो डिमांड हमारी रहती है, ये हमारे वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपने एक पर्टिकुलर चीज़ के प्राइसेस इतने बढ़ गए कि दूसरे की क्वांटिटी मैक्सिमाइज हो गई या कम हो गए तो उसका चेंज उस पर आ गया. अब इस कर्व को हम ज्वाइन करते हैं, ये हो गया हमारा डी डी कर्व. अब ये जो डी डी कर्व है ये स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन होने के साथ साथ ये क्या शो कर रहा है कि आपका जब प्राइस कम हो रहा है तो आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है. तो प्राइस का कम होना मीन्स चेंज इन पी, उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड. सो चेंज इन क्यू, प्राइस कम हुआ है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ गई मीन्स ये सिचुएशन आ गई, प्राइस कम हो गया और डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई. तो स्लोप को आप मेंशन कैसे करोगे, इनवर्स रिलेशनशिप इसलिए नेगेटिव, पहले चेंज किस में है, प्राइस में. सो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, चेंज इन प्राइस इज द रिस्पॉन्स ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, और चेंज इन क्वांटिटी इज द रिस्पॉन्स ऑफ चेंज इन प्राइस. नेगेटिव साइन आपको शो करना है दैट दिस इज द इंडिकेशन ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. सो इस वे में स्लोप को हम शो कर सकते हैं. यहाँ पे 3 सिचुएशंस अगर हम बना के देखें, इसको हम कंप्लीट कर लें अगर. सो ये ए बी है और इसको हमने सी नेम दे दिया. सो ये क्या शो कर रहा है, ए बी का जो चेंज है ए बी अपॉन बी सी, ए बी इज चेंज इन प्राइस अपॉन बी सी इज चेंज इन क्वांटिटी. दिस इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. इनवर्स रिलेशनशिप है तो ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये इंडिकेशन है इनवर्स रिलेशनशिप का. तो ये हमें शो करना है जब हमसे स्लोप पूछा जाएगा, दैट हाउ वी हैव टू एक्सप्लेन द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और द दिस डिमांड कर्व. सो डी डी इज हेयर अ लीनियर स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कॉन्स्टेंट. डी डी यहाँ पे हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और जब भी स्ट्रेट लाइन कोई कर्व रहती है तो ऑटोमेटिकली उसकी वो जो स्ट्रेट लाइन जो लेवल है उसका वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि मीन्स चेंज जो है इक्वल है दोनों में, तभी ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है. तो इट मीन्स जब भी आपका डी डी स्ट्रेट लाइन हो, सो इट मीन्स ये किसका इंडिकेशन दे रहा है आपको कि जो चेंज है प्राइस का और कमोडिटी डिमांडेड का वो आपका कांस्टेंट है, उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, एग्जैक्टली सेम चेंज प्राइस में हो रहा है और उतने ही % का चेंज आपका डिमांड में हो रहा है. अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. substitute goods and complementary goods.
सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इस केस में जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं वो गुड्स हैं जो इंटरचेंज हो सकती हैं यूज़ के लिए, एक दूसरे की जगह हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को हम ध्यान में रखेंगे, इसको पढ़ते रहेंगे। टी एंड कॉफ़ी, जिसमें आप एक की जगह दूसरे का यूज़ कर सकते हो। तो दीज आर दोज गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज goods which can be interchanged with one another for use। आप इन्हें यूज़ करने के लिए एक दूसरे की जगह पे चेंज कर सकते हो और एग्जैक्टली वही बेनिफिट आपको या सेटिस्फेक्शन आपको उससे मिलता रहता है। सो इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सो इस केस में इसे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज सब्स्टिट्यूट गुड्स का डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है दूसरे गुड्स के डिमांड पे। जैसे हमने पढ़ा था टी के प्राइसेस का इफेक्ट किस पे जा रहा था, कॉफ़ी की डिमांड पे। तो इस तरह के गुड्स हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट, when price of a substitute good अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस आपका इंक्रीज होता है, सो इम्पैक्ट क्या होगा इसका, जो आपकी गिवन गुड है, डिमांड ऑफ अ गिवन गुड डिक्रीज। एक चीज का प्राइस बढ़ने से गिवन गुड की जो डिमांड है इंक्रीज फर्स्ट एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल, टी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपकी डिमांड किसकी इंक्रीज होगी, कॉफ़ी की, और टी के प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड कॉफ़ी की डिक्रीज हो जाएगी। सो इस केस में ये गुड्स कौन सी हो जाएंगी, सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे टी और कॉफ़ी हो गया, इसके अलावा पेप्सी और कोक हो गई, बॉल पेन या इंक पेन हो गया। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं पेप्सी और कोक का एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। सो ये सभी एग्जांपल्स ये शो करते हैं कि सब्स्टिट्यूट का इफेक्ट किस तरीके से दूसरे गुड पे आता है। अगर एक पर्टिकुलर चीज़ में कोई चेंज आ रहा है तो वो कैसे इम्पेक्ट करती है आपकी दूसरे गुड्स को। अब आते हैं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट में मेन डिफरेंस होता है कि सब्स्टिट्यूट आपके इंटरचेंजेबल होते हैं, आप उनको चेंज करके यूज़ करते हो। इस केस में एक दूसरे को ये कंप्लीट करते हैं, इट मीन्स सिंगल हैंडेड इनका यूज ही पॉसिबल नहीं है। सो दीज आर दोज गुड्स विच कंप्लीट are those goods which complete the demand for each other। जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं उन गुड्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे पेन एंड इंक एक साथ ही यूज होंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि दूसरे की डिमांड क्रिएट हो। सेम ऐसे ही हो गया जैसे कार एंड पेट्रोल। इस तरह के एग्जांपल्स ये शो करते हैं कि ये सभी गुड्स एक साथ ही यूज होती है, जैसे ब्रेड एंड बटर। सो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई एक चीज़ अगर आप यूज़ नहीं करो तो दूसरे का आप यूज़ कर सको। ये दोनों चीज़ें सेम टाइम पे एक साथ यूज़ करी जाती है, उनकी डिमांड जो एक साथ ही कंप्लीट होती है। तो जब इनके प्राइसेस में चेंज आता है, सेकंड पॉइंट, when the price of a complementary good increases, जब किसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज होता है तो गिवन गुड की डिमांड भी गिर जाती है। डिमांड
फॉर अ गिवन गुड डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। सो इस वे में डिफरेंसेस आते हैं। जब एक प्राइस जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का वो इंक्रीज होगा, सो डिमांड जो है गिवन गुड की वो डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं, अब कार के प्राइसेस बढ़ जाने से पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज दोनों की डिमांड एक साथ क्रिएट हो सकती है। जब एक चीज़ महंगी हो रही है तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। कार के प्राइसेस कम होने से इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सो ये इस तरीके की सिचुएशंस में कंटिन्यू होते हैं। सो ये डिफरेंस हो गया कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स में। और यही रीज़न है कि ये गुड्स या तो डिमांड को कंप्लीट करते हैं या एक्सचेंजेबल है, एक दूसरे की जगह पे इंटरचेंज करके आप इनका यूज़ कर सकते हो। इसीलिए इनका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके डिमांड को अफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स। एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ इनकम, कि एक पर्सन की इनकम अगर इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसका किस तरीके से डिमांड पर इफेक्ट आता है। तो दो तरह की गुड्स होती हैं जिनके ऊपर उसकी डिमांड का इनकम का इफेक्ट होता है। फर्स्ट आती है इन्फीरियर गुड्स और एक आती है नॉर्मल गुड्स। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स ये गुड्स होती हैं आपकी लो क्वालिटी गुड्स, जिनको हम इसीलिए परचेज करते हैं क्योंकि हमारे पास इनकम कम है। ये होती है हमारी बेटर क्वालिटी गुड्स, जिनको हम तब परचेज करते हैं जब हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है। सो बेटर क्वालिटी एंड लो क्वालिटी गुड्स में इनको हम डिफाइन करते हैं। सो नॉर्मल गुड्स के केस में ये वो गुड्स हैं जहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इस केस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा किन दो चीज़ों के लिए, इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड का। इट मीन्स अगर इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड हम ज़्यादा कर देंगे, और अगर इनकम कम हो जाएगी तो हम कम कर देंगे। अगर आपकी इनकम कांस्टेंट रहेगी तो डिमांड भी कांस्टेंट हो जाएगी और डिक्रीज होने पर डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। सो इट मीन्स यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स यहाँ पे यही रिलेशनशिप आपका कैसा होता है, नेगेटिव, बिकॉज ये गुड्स आपकी लो क्वालिटी गुड्स हैं। तो जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम इनके डिमांड को कम कर देते हैं, और जब हमारी इनकम कम हो जाती है तो इनकी डिमांड को हम इंक्रीज कर देते हैं। सो इट मीन्स यहाँ पर रिलेशनशिप कैसा है, सेम प्राइस और डिमांड जनरली जो होती है वो यहाँ पे फिर फॉलो होता है इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम के साथ रिलेट करने पे। यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, इस केस में नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। इस केस में जो इनकम का इफेक्ट है वो पॉजिटिव है, बिकॉज आपकी इनकम के साथ चीजें इंक्रीज हो रही हैं और उसके साथ ही डिक्रीज हो रही हैं। इस केस में जो आपकी इनकम का इफेक्ट है वो नेगेटिव है, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। थर्ड पॉइंट है नॉर्मल गुड्स जरूरी नहीं है एसेंशियल्स ही हों लाइफ के, बिकॉज यहाँ चेंजेस पॉसिबल होते हैं। नॉर्मल गुड्स मे बी और मे नोट बी एसेंशियल्स ऑफ लाइफ। जरूर नहीं है ये वही चीज़ें हैं नॉर्मल गुड्स में जो हर एक पर्सन की रिक्वायर्ड बेसिक नीड्स को पूरा करती हैं। तो ये हो सकता है वो चीज़ें हों, बट मे बी नॉट। सो इट मीन्स जरूर नहीं है हमेशा एसेंशियल्स ही हों आपकी लाइफ के, बट इन्फीरियर गुड्स होते हैं वो एसेंशियल्स होते हैं जिसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते, जो आपकी डेली नीड्स का पार्ट है। ये एसेंशियल गुड्स हैं लाइफ की। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जब इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो इन्फीरियर गुड्स पे और नॉर्मल गुड्स की डिमांड पे किस तरीके से इफेक्ट आएगा, उसका क्या रीज़न है कि वो इम्पैक्ट क्यों क्रिएट हो रहा है। सो इस तरीके से उसके चेंजेस आ जाते हैं। इनकम इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, नेगेटिव रहेगा इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ डिमांड।
जितने टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़े हैं हमने कंबाइंड कर दें तो वो लॉ ऑफ डिमांड को क्रिएट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड। अभी तक जितना डिस्कशंस हमने किए उसमें एक जनरल चीज़ हमने पढ़ी, जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है, और प्राइस डिक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड आपकी इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स हम ये पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ डिमांड रिलेशनशिप कैसा शो करता है, इनवर्स। सो इसे अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो द लॉ ऑफ डिमांड the law of demand states that other things remain constant अदर थिंग्स मीन्स सभी वेरिएबल्स, सिर्फ प्राइस का जो चेंज है वही यहाँ पे हम शो करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ प्राइस को कंसिडर किया जाता है, तो अदर थिंग्स जो आपकी वो कैसी हो जाएंगी, being equal, quantity demanded increase or decrease, constant we can say or we can say equal. So quantity demanded increase with a decrease in own price of the commodity, own price of the commodity एंड वाइस वर्सा। इस तरीके से ये कॉन्टिन्यू होता है। इट मीन्स रिलेशनशिप कैसा हो गया, इनवर्स, क्वांटिटी डिमांडेड में और प्राइस में, और बाकी सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट, या फिर उन्हें हम इक्वल बोल सकते हैं। अब कांस्टेंट या इक्वल रहने का मतलब क्या हुआ कि बाकी सभी डिटर्मिनेंट्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं इस केस में उनको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। जैसे हमने एक फंक्शन डिस्कस किया था, प्राइस ऑफ ओन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, taste and preference, expectations, population size and distribution of income. So इस केस में सिर्फ किसका चेंज आएगा, प्राइस ऑफ ओन गुड, प्राइस ऑफ ओन गुड या कमोडिटी। बाकी जितने भी फैक्टर्स रिमेनिंग है उन सभी का इम्पेक्ट आपके डिमांड पे यहाँ नहीं होगा, क्योंकि हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं और लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि बाकी सब चीज़ें क्या होती हैं उस टाइम पे, कांस्टेंट। मीन्स उनका इम्पेक्ट लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करते टाइम आप नहीं देखोगे, हमें सिर्फ क्या देखना है कि इसमें कितना चेंज आया प्राइस में, और इसी के रिगार्डिंग आपके डिमांड में कितना चेंज आया। तो हम सिर्फ इन दो चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर करते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग आप बहुत इजीली इसकी डेफिनेशन को बना सकते हो, दैट लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लॉ ऑफ डिमांड का एक शेड्यूल प्रिपेयर कर सकते हैं। डिमांड शेड्यूल्स हम पहले पढ़ चुके हैं, टफ नहीं है। डिमांड शेड्यूल, इसमें हमें क्या क्या शो करना होता है, प्राइस एंड क्वांटिटी। सो प्राइस ऑफ एक्स गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स गुड। क्या शो करना है हमें, इनवर्स रिलेशनशिप, तो हम प्राइस को कम होते हुए दिखा देंगे, क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज होते हुए शो करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं प्राइस हमारा 10, 9 और 8 हो गया, तो इसी के साथ हमारी क्वांटिटीज भी क्या हो जाएंगी, प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटीज क्या होंगी आपकी, इंक्रीज, आपकी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बिकॉज आपका प्राइस कम हो रहा है। और जब ये डिफरेंस आता है, चेंज होता है, तो आपका जो प्राइस का चेंज है वो डायरेक्टली आपकी डिमांड को अफेक्ट करता है। अब इसी के बेसिस पे हम इसका एक कर्व बना सकते हैं, ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस। यहाँ पे हम प्राइस शो कर देते हैं 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी डिमांडेड शो करेंगे 50, 100, 150, 200 एंड 250। अब जब आपका प्राइस 10 है तो इसके सामने आपकी डिमांड कितनी है, 100। सो ये हमारा
फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा प्राइस है 10 और ये हमारी डिमांड है। सेकंड, जब हमारा प्राइस 10 से 9 पे आया, ये इतना कम हुआ तो ये इंक्रीज हो गया 9 एंड 150। फिर प्राइस और कम हो गया हमारा, डिमांड हमारी इंक्रीज हो गई 8 एंड 200। सो ये हो गया हमारा डी। जो क्या शो कर रहा है कि प्राइसेस किस तरीके से इफेक्ट करते हैं आपकी डिमांड को। अब इस केस में कुछ अजम्पशंस भी हैं, अगर हम अजम्पशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आप लॉ ऑफ डिमांड को यहाँ पे नहीं लगा सकते हो, क्योंकि हर एक थ्योरी या जब भी कोई लॉ हम कहीं पे यूज़ करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें अज्यूम करके चलनी होती है, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ अजम्पशंस होती हैं। तो पहले हम इसके अजम्पशंस को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके एक्सेप्शंस को देखेंगे। ये ग्राफ में छोड़ रही हूँ ताकि हम इसे मैच कर सके जहाँ में इसकी रिक्वायरमेंट हो। अब सबसे पहली अजम्पशन, जो चीज़ें यहाँ कांस्टेंट हमें लेके चलनी है, assumptions of law of demand। assumptions of law of demand। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको अज्यूम करनी है। सबसे पहली चीज़ जो हम अज्यूम करेंगे, जो कांस्टेंट रहेंगी चीज़ें, वो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम उसी लेवल से आप सेम चीज़ों को यूज़ कर रहे हो। जिस ब्रांड को आप परचेज कर रहे थे कॉन्टिन्यूसली, आप उसी के ऊपर फोकस्ड हो, तो यहाँ पे उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस कांस्टेंट रहेंगे। देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द बायर्स, नो चेंज इन द इनकम ऑफ द बायर्स, बायर की इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ है, जितना वो पहले अर्न कर रहा था एज इट इज़ वो अभी अर्न कर रहा है। इनको कांस्टेंट लेने का मोटिव क्या है कि अगर ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी तो आप डिमांड कर्व प्लॉट ही नहीं कर पाओगे, इनकम के बढ़ते क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे इनको कांस्टेंट लेके चल रहे हैं ताकि इनका इफेक्ट जो है वो हमारे डिमांड कर्व को इम्पेक्ट ना करे। प्राइजेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, प्राइजेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होंगे, ये एज इट इज रहेंगे, मीन्स सेम रहेंगे। देन कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। इट मीन्स हम इसे मेंशन कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस जो है फ्यूचर से, वो अभी तक कोई आइडिया उनका नहीं है, ताकि उसके बेस पे हम अपनी डिमांड को इफेक्ट ना कर दें। सो इसमें भी हम शो कर सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या क्या मेंशन करना है आपको, डिमांड शेड्यूल, देन डिमांड कर्व, व्हाट द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, डेफिनेशन हम देंगे, एंड देन अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाई मोर ऑफ अ गुड इज परचेज्ड व्हेन इट्स प्राइस फॉल। जब प्राइसेस कम हो जाते हैं तो किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा क्यों खरीदते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड समझा रहा है हमें कि कम प्राइस पे ज़्यादा परचेज कर लेंगे और ज़्यादा प्राइस पे कम परचेज करेंगे। सो क्या रीज़न है कि जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो कोई भी पर्सन ज़्यादा परचेज करता है। इसमें हम दो तरीके से मेंशन कर सकते हैं। हम इसे ये भी बोल सकते हैं दैट व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। क्या रीज़न है कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं व्हाई मोर ऑफ अ गुड इज परचेज्ड, व्हाई मोर ऑफ अ गुड इज परचेज्ड when its price falls।
क्या रीज़न है कि प्राइसेस के कम होने पे हम ज़्यादा परचेज करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, क्या रीज़न है कि उसका स्लोप हमेशा डाउनवर्ड ही रहता है। सो सबसे पहला रीज़न जो इसका है दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहले हम मीनिंग समझते हैं होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं यूटिलिटी का मीनिंग क्या है। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी में आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की कितनी पावर है, उसे हम कहते हैं यूटिलिटी। सो एमयू का मतलब क्या होगा? एमयू मीन्स एडिशनल यूनिट। जो भी आपने परचेज की, उस एक एडिशनल यूनिट को परचेज या कंज्यूम करने से कितनी सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ गई, दैट इज नोन एज एमयू। इट मीन्स कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करने पे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन दे रही है, और अगर एक एक्स्ट्रा कमोडिटी आप यूज़ करते हो तो उससे आपका सेटिस्फेक्शन कितना और ज़्यादा इंक्रीज होता है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मीन्स डिक्रीज। सो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एमयू डिराइव होती है किसी भी एक सक्सेसिव यूनिट से, वो हर बार के साथ क्या हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लास ऑफ वाटर। हमने एक गिलास पानी पिया तो हमें उससे सेटिस्फेक्शन कितनी मिली, मैक्सिमम 10 यूटिल्स। यूटिल्स मेजरमेंट की टर्म है, डिमांड को हम यूटिल्स में ही मेजर करते हैं। सो इसकी आपको नीड थी, आपने कंज्यूम किया, कंज्यूम करते ही आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिल गई। अब आपने और ज़्यादा कंज्यूम किया तो यूटिलिटी क्या हो जाएगी, पहले से कम। क्योंकि आप जब एक्सेस में किसी चीज़ को यूज़ करते हो तो जो सेटिस्फेक्शन स्टार्टिंग में मिलती है एज इट इज सेम आपको नेक्स्ट से नहीं मिलती है, वो धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाती है। थर्ड, आपने कंज्यूम किया तो आपकी यूटिलिटी और भी कम हो गई। सेम ऐसे ही आप जब इसे कंटिन्यू करते रहोगे तो यूटिलिटी आपकी कंटिन्यूसली गिरती रहेगी। सो ये क्या शो करता है, दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू। और यही रीज़न है कि जब एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट्स को कोई भी पर्सन परचेज करता है तो कंज्यूमर जो है ज़्यादा परचेज करते टाइम उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, इसीलिए वो कम खर्च करने के लिए एग्री होता है। वो सेम रेट पे ज़्यादा चीज़ों को परचेज नहीं करता, क्योंकि मिलने वाली यूटिलिटी हर बार के साथ क्या हो रही है, ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से वो डिक्रीज होती जा रही है। और इसी रीज़न से वो क्या करेगा, उनका जो कंजप्शन है उसको डिक्रीज कर देगा। सेकेंड पॉइंट आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू के बाद इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब है कि जब क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो रियल इनकम इंक्रीज होने पे ही बढ़ती है। इट मीन्स जब प्राइसेस गिर जाते हैं तो रियल इनकम बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है 500 में आप 20 यूनिट्स को परचेज कर पा रहे। अब अगर आपकी यही 20 यूनिट्स 400 रुपीज़ में आनी स्टार्ट हो जाती हैं, सेम डिमांड है आपकी, कोई चेंज नहीं है, डिमांड आपकी कैसी है, कांस्टेंट है, बट अब आपको कितना प्राइस पे करना है, कम करके 400 पे करना है। इट मीन्स यहाँ पे रिमेनिंग कितना रह गया, 100 रुपीज़। इसी को कहते हैं रियल इनकम। जब प्राइसेस के कम होने की वजह से आपकी इनकम बढ़ जाती है तो इसका इफेक्ट भी आपकी परचेज पे आएगा। जब रियल इनकम नहीं बढ़ेगी तो आप परचेज कम करोगे, बढ़ जाएगी तो आप परचेज ज़्यादा करोगे। तो इसका भी इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली आपकी कमोडिटीज़ पे आता है। जिस केस में आपकी प्राइसेस कम हो जाते हैं, रियल इनकम बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली कमोडिटी के लिए जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मीन्स जिस केस में सब्स्टिट्यूशन होता है कमोडिटी का दूसरे के साथ, जब वो चीपर रेट में होती है। जैसे एक्स के प्राइसेस कम होने से वाई की डिमांड का बढ़ जाना,
एक्स के प्राइस कम होने से, सॉरी इंक्रीज होने से वाई की डिमांड बढ़ जाना, क्योंकि एक्स और वाई एक दूसरे के क्या हैं, सब्सटीट्यूट्स हैं। इट मीन्स इन दोनों को हम एक दूसरे की जगह पे इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का इम्पैक्ट भी क्या करता है, दूसरी चीज की डिमांड को कम कर देता है। अगर सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस गिर जाएंगे तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। सो इट मीन्स एक का इफेक्ट दूसरे पे जा रहा है। तो इस तरीके से ये चीजें भी डाउनवर्ड स्लोप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। जितना ज्यादा साइज इंक्रीज होगा उतनी ही ज्यादा डिमांड आपकी बढ़ती जाएगी, और जितना साइज आपका ग्रुप का कम होगा उतनी डिमांड कम हो जाएगी। तो इसे हम n से डिनोट कर देते हैं। अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, और साइज ऑफ पॉपुलेशन अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। लास्ट है डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, इसे हम बहुत सारे यूजेस में लेते हैं, A B C D बहुत सारे यूजेस हम इसके करते हैं। तो जिस केस में मिल्क के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके डिमांड को कम कर देंगे, क्योंकि ये बहुत जगह पे यूज़ हो रहा है तो हम इसे लिमिटेड यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। प्राइसेस के बढ़ने से इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम, अगर इसके ज़्यादा यूजेस हैं तो। और प्राइसेस के कम होने से इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ताकि हम सारी चीज़ों में इसको यूज़ कर सकें। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर गुड के डिफरेंट यूजेस हैं तो उसकी डिमांड भी उसके प्राइसेस के साथ चेंज हो जाती है।